गौरी की हाल ही में ध्रुव के साथ शादी हुई होती है। उसके ससुराल में सास उमा, ससुर यशवंत और ननंद पल्लवी होती है। ऐसे ही एक रोज, अरे ये क्या है गौरी बहू, जब से तू इस घर में आई है तब से रोजाना बस हरी सब्जियां ही बना रही है। आखिर क्या बात है? आज तो मैंने तुझे कुछ और बनाने के लिए कहा था ना, तो फिर तूने ये क्यों बना दिया? हाँ माँ जी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज पालक पनीर और पालक के पराठे ही बना देती हूँ, इसलिए ये बना दिया। ओफो भाभी, रोजाना यही हरी सब्जियाँ खाओ खाओ कर तो हम पक गए हैं अब। प्लीज कुछ मसालेदार चटपटा सा बनाओ ना, मुझे पिज्ज़ा खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है। इसलिए प्लीज कल तो आप वही बनाना। हाँ बहू, और मुझे छोले भटूरे खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है, तो वो भी कल ही बना देना। ठीक है फिर, मैं आप दोनों की इच्छा जरूर पूरी करूंगी। फिर अगले दिन गौरी पल्लवी के लिए पिज्ज़ा और यशवंत के लिए छोले भटूरे बनाती हैं। लेकिन पिज्ज़ा में हरी सब्जियों की टॉपिंग्स और छोले में छोले कम और सब्जियां ही ज्यादा होती हैं। अरे ये क्या बहू, ये छोले भटूरे लग ही नहीं रहे, हरी सब्जियां और भटूरे लग रहे हैं। अब ये भला क्या बात हुई? अरे हर चीज में हरी सब्जियां डालना जरूरी है क्या तेरे लिए? और नहीं तो क्या भाभी, इन हरी सब्जियों की टॉपिंग से तो ये पिज्ज़ा पिज्ज़ा लग ही नहीं रहा। अब मैं इसे क्या ही खाऊं? मैंने सोचा कि आप दोनों की फरमाइश है, तो मैं सबके लिए छोले भटूरे और पिज्ज़ा बना देती हूँ। इसलिए मैंने ज़्यादा मात्रा में बना दिया, और वो भी एकदम हरा भरा और खाने के लिए एकदम पौष्टिक। और पल्लवी, तुम बहुत बाहर का खाती हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये काफ़ी सेहतमंद पिज्ज़ा है। खा लो इसे, देखना ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा। माना कि सेहतमंद पदार्थ खाने चाहिए, लेकिन इतने भी नहीं कि उससे हमारी सेहत ठीक होने की जगह पर बिगड़ने की कगार पर आ जाए। और गौरी बहू, अब बस भी कर। अरे सब्जी वालों से तो आधा ठेला रोजाना तू ही खरीद लाती है। इतनी हरी भरी सब्जियां खा खा कर एक दिन कहीं हमारा रंग हरा भरा ना हो जाए। एग्जैक्टली भाभी, हम क्या कोई जानवर है क्या, जो दिन रात बस घास फूस ही चरते रहे? प्लीज माँ, अब भाभी को आप अपनी भाषा में ही समझाओ, वरना मैं तो ये सब बिल्कुल नहीं खाने वाली। अरे नहीं पल्लवी, ऐसा मत कहो ना। मैं कल से हरी सब्जियां नहीं बनाऊंगी। माना कि वो सब्जियां मुझे बहुत पसंद है, तो मैं सिर्फ उसे अपने लिए ही बनाऊंगी और आप सबके लिए आपके अनुसार ही खाना बनाऊंगी। इसलिए आप बेफिक्र रहिए। देखो बहू, हरी सब्जियां बनाने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन केवल इस बात का ध्यान रखो कि जैसे चटपटा खाना रोजाना नहीं खाया जा सकता, ठीक वैसे ही हरी भरी सब्जियां भी रोजाना नहीं खाई जा सकती। और अगर तुझे खानी है तो तू खा सकती है, लेकिन तू भी इतनी ज्यादा मात्रा में मत खा। एक बार ही तो जीवन मिलता है, और इसमें थोड़ा चटपटा और मसालेदार खाने का भी आनंद उठाना चाहिए। अब गौरी सबके लिए अलग पकवान और खुद के लिए अलग से हरी भरी सब्जियों वाले पकवान बनाती है। और अब भी वो सब्जी वाले से आधे ठेले की सब्जियां उठाकर लाया करती हैं। क्या बात ही उमा बहन, तुम्हारी बहू तो अपनी सेहत का कितना ध्यान रखती है। अरे वो वाकई में इंसान ही है ना, या फिर कोई जानवर? अरे रोजाना इतनी हरी भरी सब्जियों वाला खाना कोई कैसे खा सकता है? वही तो, मुझे भी ये बात समझ ही नहीं आती। खैर, हमें क्या, हमें तो बस हैरानी होती है, इसलिए बता रहे हैं हम तुम्हें। अब मैं भी क्या कहूँ बहनों, मैंने उसे कई बार समझाया है, लेकिन वो गांव की है ना, इसीलिए उसे शहर के जैसा इतना चटपटा खाना पसंद नहीं आता। वो तो एकदम सादा ही भोजन करती है। अरे रहने दो ना दीदी, क्यों मेरे पेट पर लात मारने के काम कर रही हो? उमा दीदी की बहुरिया मेरे ठेले पर आकर आधा ठेला भरकर सब्जियां खरीदती हैं, और इससे मुझे काफी ज्यादा मुनाफा होता है। और मेरी सब्जियां वक्त से पहले ही बिक जाती हैं, और मेरे हिस्से की मेहनत भी बच जाती है। तू तो चुप ही कर रंगू, बड़ा आया मुझे बताने वाला। अरे तेरे मुनाफे के चक्कर में मेरे बेटे की जेब से आधे पैसे सिर्फ इन सब्जियों में ही जा रहे हैं। अब वो मेरे घर की बहू है, इसलिए उसका खाना पीना क्या ही निकालूं।
इसलिए मैं उसे कुछ ज्यादा नहीं बोल सकती। जाने दो, उसे जो खाना है खाने दो। ससुराल में आए हुए गौरी को कुछ ही दिन हुए होते हैं, लेकिन उसके घर वाले उसकी हरकतों को देखकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। अरे माँ, भाभी ने तो आधे घंटे पहले छत की सफाई शुरू की थी और आधे ही घंटे में उन्होंने पूरी की पूरी छत साफ भी कर ली। पता नहीं ये चमत्कार कैसे हुआ। हाँ बेटा, ये बात तो मैंने भी देखी है कि वो जो भी कोई काम करती है वो उसे मिनटों में निपटा देती है। शाम की 7:30 बजे रसोई में घुसकर 8 बजे तक वो बाहर भी निकल आती है। जो खाना 2 से 3 घंटों में बनता है उसे ये मैडम आधे घंटे में इतनी झटपट कैसे बना लेती है, क्या पता। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। क्या हुआ माँ जी, आपको क्या समझ नहीं आता? और आप दोनों इतनी चिंता में क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? अम, वो मैं तो बस अड़ोस पड़ोस के बारे में पल्लवी के साथ गप्पे मार रही थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ठीक है बहू, तू चिंता मत कर। हाँ भाभी, और क्या लाई हो आप? अरे वाह, ये तो बेसन के लड्डू हैं। हाँ, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। आपको बहुत पसंद है ना? अब दिवाली के सारे पदार्थ तो खत्म हो गए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों के लिए और भी पदार्थ बनाऊंगी। बहुत खूब गौरी बेटा। फिर ऐसे ही एक दिन जब पल्लवी और ध्रुव दोनों भाई बहन बाहर से घर लौटते हैं, वो दोनों एकदम हैरान रह जाते हैं। आर यू सीरियस गौरी? अब तो तुम ये सारी कच्ची सब्जियां खा रही हो। हाँ भाभी, आप रोजाना अलग अलग प्रकार से ये सारी सब्जियां पकाती हो। उधर तक तो सब ठीक था, लेकिन अभी नया क्या नाटक है? आप तो सीधे कच्ची सब्जियां ही खा रही हो। बाप रे, आखिर किस मिट्टी की बनी हो आप? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे गांव में मैं कभी कभार कच्ची सब्जियां भी खा लेती थी, पर मुझे इसे खाना बहुत अच्छा लगता है। एक बार तुम भी खाकर देखो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ओ माय गॉड भाभी, आपको तो सच में सल्यूट है। जो भी हो गौरी, लेकिन तुम्हें इतनी सारी कच्ची सब्जियां नहीं खानी चाहिए। चलो, अब बस करो और बाद में खा लेना इसे। नहीं ध्रुव, अरे अभी तो मैंने बस शुरू ही किया है। प्लीज मुझे ये सारी सब्जियां खत्म करने दो ना। भैया, आपकी तो आधी सैलरी भाभी की इन हरी सब्जियों के पीछे ही जाती होगी। क्यों? सही कहा ना मैंने? अब मैं क्या ही बोलूं। क्यों ध्रुव, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरी इन हरी सब्जियां खरीद कर लाने से तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं बाबा, मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर? कुछ नहीं गौरी, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि इतनी भी इन ज्यादा मात्रा में इन सब्जियों का सेवन मत किया करो। अरे कच्ची सब्जियां खाना तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है। हम इंसान हैं, कोई जानवर नहीं। अच्छा ठीक है बाबा, समझ गई। लेकिन अब तुम ये ज्यादा लेक्चरबाजी शुरू मत कर देना। गौरी को कई बार समझाने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो हरी सब्जियां खाना जारी रखती है। ऐसे ही एक रोज पड़ोसने सुबह सुबह दूध का खाली पतीला लेकर उमा के दरवाजे पर आ जाती हैं। अरे, तुम दोनों सुबह सवेरे मेरे दरवाजे पर क्या कर रही हो? और ये क्या, तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है क्या, जो पतीला लेकर यहाँ वहां घूम रही हो? अरे नहीं उमा बहन, कभी कभी तो आप बहुत ही अजीब सी बातें करती हो। तो फिर क्या काम है? मुझे क्या तुम दोनों ने दूध वाली समझ के रखा है क्या? अरे नहीं बाबा, हम तो यहाँ पर दूध लेने आए हैं, वो भी तुम्हारे घर की गाय का। क्या? मेरे घर में गाय आई है? अरे तुम दोनों पागल वागल हो गई हो क्या? मेरे घर पर क्या आसमान से गाय टपकेगी क्या? अरे कितनी झूठ बोलती हो तुम। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने तुम्हारे घर के पिछले हिस्से में एक सुंदर सी गाय को देखा, तो हमें लगा कि वह तुम्हारी ही गाय है, इसलिए हम यहाँ पर चले आए। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ पर मुफ्त का दूध लेने आ गई है ना? हाँ बहन, सही पकड़े हैं। अरे बेल बुद्धियों, मेरे घर पर कोई गाय नहीं आई है, पर तुम दोनों को अगर दिखी होगी
तो वो हमारे मोहल्ले में कोई आदमी गाय लेकर घूम रहा होगा। उसी की गाय होगी वो। अब चली जाओ यहाँ से। सुबह सुबह मेरे घर की शांति भंग करनी आ गई। हाँ नहीं तो। अरे, पर वो तो। अब चुपचाप चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम दोनों की कोई बात नहीं सुननी। ऐसे ही एक दिन घर वालों के जीवन में अचानक से एक बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है, जब ध्रुव का एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। आई एम सॉरी यशवंत जी, लेकिन आपके बेटे का मेजर एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। और अगर आज वो बच गया तो भगवान का कोई चमत्कार ही होगा। क्या कहा? हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। मैं विधवा नहीं बनना चाहती। मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप सभी लोग ध्रुव की सेहत के लिए अपनी प्रार्थनाएं जारी रखें, क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए तो अब सब कुछ ऊपर वाले के ही हाथों में है। सभी लोग बहुत चिंता में होते हैं, लेकिन अगली ही सुबह अचानक से ध्रुव के सारे घाव भर जाते हैं और वो कोमा से बाहर आया होता है। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे संभव है। रातों रात ध्रुव के इतने गहरे घाव भर गए और वो आज कोमा से बाहर भी निकल आया। सच में ये तो ऊपर वाले ने कोई जादू ही किया है। जय हो देवी मैया की। उन्होंने तो मेरे बेटे की जान बचा ली। लेकिन ये चमत्कार कैसे हो सकता है माँ? क्या वाकई में आईसीयू रूम में भगवान जी आए थे? अब वो जो भी हो, लेकिन ध्रुव की जान अब खतरे से बाहर है, और वही सबसे बड़ी खुशी की बात है। हाँ भाभी, हमारी प्रार्थनाएं रंग लाई। शुक्र है ऊपर वाले का। अब ध्रुव सही सलामत घर आ जाता है और गौरी उसकी अच्छे से देखरेख करती है। अब 2 से 3 महीनों में ही गौरी ने अपने ससुराल में सबके दिलों में अपनी जगह बना ली होती है। ऐसे ही एक रोज जब घर पर कोई नहीं होता, तभी सबके सब तो बाहर गए हैं। बेचारी मेरी प्यारी बीवी अकेली होगी। लेकिन ये क्या, हमारे कमरे में से तो गाय की आवाज आ रही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आखिर घर के अंदर गाय कैसे आ सकती है? गौरी, अंदर कोई गाय है क्या? 2 मिनट तक दरवाजे के अंदर से कोई आवाज नहीं आती। फिर उसके बाद गौरी दरवाजा खोलती है। सॉरी ध्रुव, वो मैं फोन पर एक गाँव का शो देख रही थी। बड़ा ही मजा आ रहा था उसे देखकर। अच्छा, तो इसका मतलब वो गाय की आवाज उसमें से आ रही थी। हाँ ध्रुव, और कहाँ से आएगी? अब हमारे घर में गाय थोड़ी ना घुस सकती है। क्या तुम भी बड़ी ही अजीब बातें करते हो। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन ये घास फूस सारा फर्श पर क्यों फैला हुआ है? वो दरअसल वो मैं सारी सब्जियों को साफ कर रही थी। अब हरी सब्जियों को साफ करने में ही घंटों बीत जाते हैं, इसीलिए सबको एक साथ लेकर बैठी थी। बाकी कुछ नहीं। अच्छा, चलो ठीक है। दिन गुजरते जाते हैं और पल्लवी की शादी तय हो जाती है। लेकिन अचानक से एक रात उसकी शादी के लिए बचाए हुए सारे पैसे चोरी हो जाते हैं और सबके सब काफी परेशान हो जाते हैं। पूरे 5 लाख रुपए चोरी हो गए। अब ना जाने हम हमारी बेटी की शादी कैसे कराएंगे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आग लगे उस मुए चोर को, सत्यानाश हो उसका। मैं अपने परिवार वालों की ये दशा नहीं देख सकती। मुझे कुछ तो करना ही होगा। तभी गौरी अपने कमरे में जाकर अपने इच्छाधारी गाय के रूप में बदलती है और जादू से वहां पर 5 लाख रुपए प्रकट करती है और वो फिर से इंसानी रूप में आ जाती है। लेकिन ये सब उमा देख लेती है और वो हैरान होकर हॉल में चिल्लाते हुए आती है। हे भगवान, मेरी बहू तो एक जादुई इच्छाधारी गाय है। क्या? ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? हाँ उमा, बहू को गाय मत कहो। वो काफी समझदार और गुणवान है। नहीं पापा जी, माँ जी सच बोल रही है। मैं एक इच्छाधारी गाय हूँ। ये देखिए मेरा असली रूप। तभी गौरी उन सबके सामने अपने असली रूप में आकर फिर से इंसानी रूप में आ जाती है और ये अलौकिक दृश्य देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सब क्या है गौरी? हाँ बहू, और ये सब कैसे संभव है?
इसीलिए तू इतनी सारी हरी भरी सब्जियां खाती है। और उस रोज सुबह घर के पिछले हिस्से में तू ही खड़ी थी और तुझे ही देखकर वो दोनों पड़ोसन दूध मांगने आई थी। और उस दिन रूम में जो गाय की आवाज आई थी वो तुम्हारी ही थी। और तुम ही फर्श पर पड़ी घास फूस खा रही थी। लेकिन ये सब तुमने क्यों किया बहू? मुझे माफ कर दीजिए। मैंने मेरा अस्तित्व आप सबसे छुपाए रखा। लेकिन मेरी भी एक कहानी है। मैं एक जादुई गाय हूँ और मेरे पास दिव्य जादुई शक्तियाँ हैं जो मैं नेक काम में इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि मैंने ध्रुव को मौत के मुंह से बाहर लाया और आज पल्लवी की शादी के पैसे भी मैंने अपने जादू से प्रकट किए। लेकिन एक दुष्ट जादूगर को मेरी बलि चढ़ाकर मेरी शक्तियाँ छीनी थी। इसलिए उसके चंगुल से बचने के लिए मैं जादुई लोक के साधु के पास गई और उन्होंने ही मुझे ये सुझाव दिया कि अगर मैं एक इंसान से शादी करती हूँ और उसकी सुहागन बन जाती हूँ तो वो जादूगर मुझे कभी मार नहीं पाएगा और मेरी जादुई शक्तियाँ हमेशा सुरक्षित रहेगी। और इसीलिए मुझे ध्रुव से शादी करनी पड़ी। और अब मैं आप सबके बिना अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकती, वरना मैं चली जाती आप सबसे दूर। लेकिन आप सबके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। नहीं गौरी, कहीं नहीं जाओगी तुम। हाँ तो क्या हुआ अगर तुम हम सबसे अलग हो? तुमने हमेशा से अपना जादू नेकी के लिए इस्तेमाल किया है और तुम्हारा ये सच हम किसी को पता नहीं चलने देंगे। तुम हमारी गौरी ही रहोगी। क्यों माँ पापा? हाँ बेटा, ध्रुव बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हें शर्मिंदा होने की या खुद को अलग समझने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बहू, पर मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। इसलिए तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। इस तरह अंत में गौरी को उसके ससुराल वाले खुशी खुशी अपना लेते हैं। सुहानी और नील की शादी हाल ही में हुई होती है। उसकी सास का कुछ महीनों पहले ही देहांत हुआ होता है और अब घर में वो केवल उसकी छोटी ननंद इशिका के साथ रहती है। ओए होए होए, भाभी क्या यमी खाना बनाया है आपने। ये पुलाव तो दुनिया का बेस्ट पुलाव है। हाँ सुहानी, मुझे तो लगा कि तुम नॉर्मल स्वाद वाला ही खाना बनाती होगी, लेकिन तुम तो एकदम मास्टर शेफ निकली। ओफो नील, क्या तुम भी? लेकिन तारीफ के लिए शुक्रिया। काश माँ यहाँ पर होती। माँ भी खाने की बहुत शौकीन थी और उन्हें तो आपके हाथ का ये स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत अच्छा लगता। हाँ इशिका, माँ जी कहीं भी हो, बस उनकी आत्मा को हमेशा शांति मिलती रहे। वैसे भाभी, कल के लिए आप क्या बनाने वाली हो? अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन हाँ, कल संडे है ना, तो कुछ टेस्टी सा नॉनवेज खाना ही बना देती हूँ, वो भी मेरे अंदाज में। अरे वाह, नॉनवेज खाना सोचकर ही मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। फिर अगले दिन जब इशिका अपने बॉयफ्रेंड कुणाल से मिलने जा रही होती है, तभी उसे रसोई से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। वाह, क्या खुशबू है। भाभी ने तो आज बटर चिकन बनाया है। एक काम करती हूँ, कुन्नू और मेरे लिए ये खाना पैक करके लेकर जाती हूँ। हाँ, फिर हम दोनों मस्त किसी पेड़ के छांव में बैठेंगे और आराम से खाना खाएंगे। वैसे भी रेस्टोरेंट में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं और भाभी के हाथ का खाना किसी रेस्टोरेंट से कम है क्या। फिर इशिका वो खाना पैक करके लेकर जाती है। फिर वो और कुणाल दोनों साथ में बैठकर वो सारा खाना बड़े ही चाव से खाते हैं। अमेजिंग यार, इतना कमाल का खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। तुम्हारी भाभी तो एकदम सुपर्ब निकली। काश मुझे ऐसा खाना रोजाना मिल जाता। खैर, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। ओ बाबू, ऐसे मत बोलो ना। तो फिर क्या ही बोलूं ईशु, मैं तो ठहरा एक अकेला रहने वाला बैचलर। मुझे तो रोजाना वो भोजनालय का बेस्वाद खाना खाना पड़ता है, जिसमें ना तो सही से क्वांटिटी रहती है, ना ही कोई ढंग का स्वाद रहता है, और ऊपर से कितना महंगा भी होता है। कुन्नू बाबू, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक ढासू आइडिया है जिससे तुम्हें रोजाना भाभी के हाथ का खाना मिलेगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। क्या? लेकिन कैसे बाबू? वो तो तुम बस देखते ही जाओ।
अब इशिका अपना नाटक शुरू करती है। ये तुम क्या कह रही हो इशिका? हाँ भाभी, कल रात को ही माँ मेरे सपने में आई थी और कह रही थी कि हमारे घर की रसोई उनके कमरे से जुड़ी हुई है, इसीलिए उन्हें दिन रात वहां से अच्छे अच्छे पकवान बनने की खुशबू आती रहती है। तो इसीलिए वो ये चाहती है कि अब से घर में जो भी खाना बने वो उनके कमरे में जाकर रख दिया जाए। क्या? हाँ भाभी, मैंने कहा था ना आपको कि माँ खाने की बड़ी ही शौकीन थी। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक बार कमरे में खाना रखने के बाद कोई भी वहां पर पलट कर नहीं देखेगा और ना ही कोई उस कमरे में आएगा। और अगर आना हो तो सीधे अगली सुबह ही आना, वरना उसका अंजाम पूरा हो सकता है। कुछ भी। और सुहानी, तुम इस पगलेट की बात पर विश्वास मत करो। अरे ये तो दिन रात बस भूतों की ही फिल्में देखती रहती है और इसी वजह से ये पगला गई है, और कुछ नहीं। नहीं भैया, मैं कोई पगला नहीं गई हूँ, सच कह रही हूँ। माँ की आत्मा खाने में अटकी हुई है और इसीलिए वह तड़प रही है। उन्होंने कहा कि अगर उनके लिए खाना नहीं रखा तो वो हम लोगों को नहीं छोड़ेगी। अब ये भला क्या बात हुई इशिका? भला एक माँ अपने ही बच्चों को ऐसे कैसे कह सकती है? अब आप तो जानती ही हो ना माँ को भैया, जीते जी भी वो हमारी कितनी बैंड बजाया करती थी। देखो नील, हर बात गलत नहीं हो सकती, और सच कहूँ तो मैं भी इन सब बातों में विश्वास रखती हूँ। हमारी चाची जी भी मरने के बाद इसी तरह अपने घर वालों को सताया करती थी। वही तो। और आप तो मेरी किसी भी बात को कभी भी गंभीरता से लेते ही नहीं भैया। जब माँ आपके सपने में आकर आपकी क्लास लेगी ना, तब आपकी आंखें खुल जाएगी। तुम चिंता मत करो इशिका, मैं खाना रख दिया करूंगी। अब सबके लिए तो मैं कितना सारा खाना बनाती हूँ, तो माँ जी के लिए एक्स्ट्रा बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाउ स्वीट भाभी, थैंक यू सो मच। हे भगवान, ये सब मेरे घर पर क्या नौटंकी चल रही है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर उस दिन के बाद से सुहानी रोजाना अपने सास के कमरे में जाकर खाना रख दिया करती है। फिर रात होने पर कुणाल चुपके से घर पर आता है और वो सारा खाना खाकर चला जाता है। वाह, इतना लाजवाब खाना खाकर तो मेरा दिन बन जाता है। बाय गॉड, उसके बाद क्या मजे की नींद आती है। लेकिन इशिका, कहीं तुम्हारे भैया भाभी उठकर यहाँ ना आ जाए। कुछ भी, अब चुपचाप खाओ। और निगेटिव बातें क्यों कर रहे हो तुम? और वैसे भी वो दोनों यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसा ही कहा है कि माँ ने मेरे सपने में कहा था कि खाना रखने के बाद कोई वापस नहीं आना चाहिए, और अगर आना हो तो सीधे अगली सुबह आना। फिर ठीक है, पर मानना पड़ेगा इशिका, क्या दिमाग लगाया है तुमने? वो तो है, प्यार में इंसान क्या क्या नहीं कर जाता। चलो, अब बातें कम और मुंह ज्यादा चलाओ। फटाफट खाओ और दफा हो जाओ। ये तुम क्या कह रही हो इशिका? अभी अभी तो तुम मुझसे प्यार वाली बातें कर रही थी ना, तो दूसरे पल ही तुम दफा हो जाओ, ये कैसे बोल सकती हो? अरे मेरे बाप, जल्दी खाओ वरना कोई आ जाएगा। फिर अगले दिन नील और सुहानी ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि हर सुबह कमरे में रखा हुआ खाना खत्म हो जाता है। चलो अच्छा है कि माँ जी ने कल रात को पेट भरकर खाना खाया। ये सब करके हम उनकी आत्मा को तृप्त कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद भी ले रहे हैं। हाँ भाभी, सही कहा आपने। लेकिन मेरा तो सिर चकरा रहा है। अरे ये सब तो फिल्मों में होता है, और हकीकत में ये कैसे हो सकता है? अरे अब तो भरोसा कर लो नील, सब कुछ तुम्हारे सामने ही तो हो रहा है। फिर भी नील को इन सब की बातों पर विश्वास नहीं हो पाता और वो इसी सोच में लगा रहता है। फिर रात होने पर ये सब कैसे हो सकता है? क्या सच में माँ उस कमरे में आकर रात को खाना खाकर जाती होगी? नहीं नहीं, जब तक मैं ये सब अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक मुझे इन बातों पर यकीन ही नहीं हो पाएगा। आज तो मैं उस कमरे में जाकर ही देखूंगा कि आखिर सच क्या है। पर अगर माँ का भूत दिख भी गया
तो वो मुझे कुछ भी नहीं करेगी। हाँ, थोड़ा डांटेगी, लेकिन जान से थोड़ी ना मारेगी मुझे। आखिरकार वो है तो मेरी माँ ही ना। फिर सच का पता लगाने के लिए नील अपनी माँ के कमरे में चला जाता है और तभी वहां पर सफेद साड़ी में उसे सफेद बालों वाली उसकी माँ दिखाई देती है, जो कि उसकी तरफ पीठ दिखाए खड़ी होती है। नहीं, भूत, बचाओ। नील की हालत अब बहुत खराब हो जाती है और वो फौरन अपने कमरे में भागता है और उसकी चिल्लाहट की आवाज सुनकर सुहानी भी घबराते हुए उठती है और उसे नील पर बहुत गुस्सा आता है। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? इतनी रात को ऐसे कौन चिल्लाता है? बस हार्ट अटैक आने की देरी थी मुझे, बेवकूफ आदमी। सु 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 अरे बेवकूफ हो क्या? सुसु आई है तो बाथरूम जाओ ना। न न न न न न अरे रात के 2 बज गए हैं, तो तुम अभी ये नाना नाना क्या कर रहे हो? चुपचाप सो जाओ और मुझे भी शांति से सोने दो। अरे कितनी अच्छी नींद लगी थी मुझे। तभी वहां पर ईशिका भी आती है। अरे क्या हुआ भैया? आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? आपकी आवाज सुनकर तो मेरी नींद ही टूट गई और मेरी भी। वो सुहानी, मैं माँ के कमरे में गया था। क्या? हाँ, और मैंने वहां पर माँ को देखा। वो सफेद साड़ी में मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी। पता नहीं था कि किसी दिन अपनी ही माँ को देखकर मैं इतना डर जाऊंगा। देखा ना, अब तो हो गया ना आपको भरोसा। बड़े आए मुझे पगलेट कहने वाले। हाँ बाबा, मान गया मैं। वाकई में ये सब सच होता है। क्या करते रहते हो नील? अरे ये सब करने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेते। माँ जी ने साफ कहा था कि खाना रखने के बाद वहां पर कोई नहीं जाएगा और कोई अगर वहां पर आ गया तो उसका अंजाम बुरा होगा। और नहीं तो क्या, अब माँ कोई इंसान नहीं रही, वो एक भूत बन चुकी है। और भूतों के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते होंगे ना, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। ठीक है इशिका, मुझे माफ कर दो, लेकिन अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। चलो अच्छा हुआ जो मैंने भैया को अपने आप से बात करते हुए सुन लिया था। और फिर उसके बाद तुरंत सफेद साड़ी पहनकर मैं माँ के कमरे में चली गई। भैया को तो लग रहा है कि उन्होंने वाकई में माँ का भूत देखा, जबकि असल में तो वहां पर मैं थी। ऐसे ही एक रात पड़ोसन चंदा जब देर रात तक जाग रही होती है, तभी वो सुहानी के घर में किसी आदमी को पीछे के रास्ते से अंदर जाते हुए देखती है। फिर अगले दिन, अरे सुहानी बेटा, कल रात तुम्हारे घर पर कोई मेहमान आया था क्या, जो पीछे के रास्ते से अंदर जा रहा था? नहीं तो काकी जी। लेकिन क्यों? अरे बेटा, मैं कल रात को देर तक जाग रही थी, तो तभी मैंने एक आदमी को तुम्हारे घर में पीछे के रास्ते से घुसते हुए देखा। तो कहीं वो कोई चोर तो नहीं ना? ओ तेरी, लगता है इस बुढ़िया ने मेरे कुन्नू बाबू को कल रात को देख लिया। नहीं काकी जी, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आज ही मैंने पूरे घर की सफाई की है। और अगर कोई चोर आया होता तो वो कुछ ना कुछ तो चोरी करके ही जाता। लगता है कल रात को आप नींद में थी। हाँ काकी जी, हो सकता है कि ये आपकी नज़र का धोखा हो। अरे लेकिन चलो ठीक है, हो भी सकता है। तो अब मेरी इतनी उम्र भी तो हो गई है ना। अब चंदा सुहानी और इशिका की बातों पर भरोसा कर लेती है और वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद इशिका फौरन कुणाल को कॉल करती है और वो उसे सब कुछ बताती है। हाँ कुन्नू, इसीलिए अब से तुम थोड़ा लेट ही आया करो खाना खाने, वरना मैं ही तुम्हें फोन कर दिया करूंगी। यही सही रहेगा। जब उस बुढ़िया के घर की लाइट ऑफ हो जाएगी तभी मैं तुम्हें कॉल करूंगी, फिर उसके बाद ही आना तुम। ठीक है ईशु, जैसा तुम्हें सही लगे। हाँ बाबू, चलो मैं करती हूँ तुम्हें फोन। अब इशिका काफी सावधानी बरतने लगती है। फिर एक रात जब कुणाल खाना खाकर चला जाता है, तभी इशिका अपनी माँ के कमरे से बाहर निकलती है और वहां पर सुहानी को खड़े देखकर वो चौंक जाती है।
बाप रे, भाभी आप, मैं तो एक सेकंड के लिए डर ही गई थी। लेकिन इशिका, रात के 11:30 बजे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी माँ जी के कमरे के बाहर? वो वो भाभी, मैं तो। अरे अब बताओ कि भी। हाँ भाभी, दरअसल मुझे ना बहुत एसिडिटी हो गई थी, इसीलिए मुझे वॉक करना था। अब इतनी रात गए मैं घर के बाहर वॉक करने तो नहीं जा सकती ना, इसीलिए मैं पूरे घर में वॉक कर रही थी ताकि मुझे थोड़ा आराम मिले और मैं चैन से सो पाऊँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? एक काम करो, मैं तुम्हें चूरन देती हूँ, तुम उसे खा लो और सो जाओ, उससे तुम्हें काफ़ी आराम मिलेगा। ठीक है भाभी, थैंक यू सो मच। इस तरह से इशिका बाल बाल बच जाती है। लेकिन अगली रात जब इशिका और कुणाल दोनों उस कमरे में होते हैं, तभी सुहानी और नील बाहर से दरवाजा खोलकर अंदर चले आते हैं और वो दोनों उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। भैया भाभी, आप दोनों। हाँ इशिका, लेकिन हमें तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। डर के मारे कुणाल वहां से भाग जाता है। देखो इशिका, बस इतनी सी ही मुसीबत में वो तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया, और एक तुम हो जो उसे अपना जीवन साथी बनाने के सपने देख रही हो। अरे हमें तो तुम दोनों के बारे में उसी दिन सब पता चल गया था। हाँ इशिका, जब चंदा काकी ने हमें ये बताया कि हमारे घर पर कोई आया है रात में, वो भी पीछे के रास्ते से, तब हमें थोड़ा शक हुआ। और हमारा शक तो तब बढ़ा जब मैंने तुम्हें रात में माँ जी के कमरे के बाहर देखा, और ठीक उसी वक्त मैंने खिड़की के बाहर भी देखा तो हमारे घर के पीछे के दरवाजे से एक लड़का जा रहा था, और तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड को खाना देने के लिए ये सारी चालें तुमने चली। अरे ऐसे आदमी से प्यार करके क्या फायदा जो अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें मुसीबत में फंसा रहा हो। अरे अगर वो आदमी तुमसे सच में प्यार करता तो वो इस तरह से तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाता, हमसे माफी मांगता, सुलह करता। लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे उसे तो बस खाना खाने से मतलब था और कुछ भी नहीं। हाँ भैया, शायद आप सही कह रहे हो और मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप दोनों को कितना झूठ बोला, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। और अब से मैं कुणाल से बात भी नहीं करूंगी, और आप दोनों से तो मैं अभी कभी झूठ नहीं बोलूंगी। फिर वो दोनों इशिका को माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो तीनों फिर से साथ में खुशी से रहने लगते हैं। ये लो पुष्पा बहन, मेरी बड़ी बेटी की शादी तय हो चुकी है। आपको सहपरिवार आना है, वो भी सारे रस्मों में, भरा हुआ शगुन का लिफाफा और ढेर सारे तोहफे लेकर। जी जी मेनका बहन, क्यों नहीं आएंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि आपकी बेटी की शादी तय हो गई। धन्यवाद पुष्पा बहन, मेरी बेटी तो आप ही की बेटी है। वैसे अभी समय आ गया है, आपकी सोनाली के हाथ भी पीले कर दो अब। और कितना रुकाओगी उसे यहाँ पर, सही उम्र में शादी कराओगी, तब जाकर आगे घर गृहस्थी भी सही तरह से बसेगी। वरना आजकल के नखरे तो आपको पता ही है, सारी लड़कियों का देर से शादी करने का नाटक जो चल रहा है। हाँ मेनका बहन, जानती हूँ मैं भी अपनी सोनाली के लिए अच्छे घर का ही रिश्ता देख रही हूँ। और अगर आपके जान पहचान में कोई ऐसा रिश्ता हो ना, तो मुझे बता देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। और आप चिंता मत कीजिए, सोनाली का भाग्य का जिम्मा आप मेरे हवाले सौंप दो। मैं आपकी, मेरा मतलब हमारी सोनाली के लिए अच्छे से अच्छा लड़का चुनकर लाऊंगी, देखना आप। शुक्रिया मेनका बहन। फिर मेनका के जाने के बाद, देख सोनाली बेटा, मेनका बहन की बेटी का शादी का कार्ड भी आ गया। अरे अब तो मुझे बस उस दिन का इंतजार है जब तेरी शादी के कार्ड छपेंगे। फिर मैं भी मेनका बहन की तरह खुशी से झूमते हुए पूरे मोहल्ले में तेरे कार्ड बांटूंगी। ओफो माँ, आप फिर से शुरू मत हो जाइए। फिर से शुरू मत हो जाइए मतलब ज्यादा बकवास मत कर, वरना मैं तेरे कान के नीचे सितार बजाऊंगी, फिर तेरी सारी अकल ठिकाने पे आ जाएगी।
देख बेटा, मैंने मेनका से कह दिया है कि वो तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढे, फिर उसी से तेरी शादी कराएंगे। अरे माँ, क्या आप भी? आप मेरे ऊपर हमेशा राशन पानी लेकर क्यों चिढ़ जाती हो? देखिए, फिलहाल मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। पहले मुझे खुद के पैरों पर खड़ा होना है, फिर उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगी। अरे तेरे सोचने ना सोचने से कुछ नहीं होने वाला। बड़ी आई करियर बनाने वाली। अरे कब से यही बोली जा रही है, और कितने लंबे समय से करियर बना रही है तू। मुझे तेरे सारे नाटक पता है। करियर के नाम पे बस तू टाइम पास कर रही है और कुछ नहीं। आप तो मेरी बात सुनने वालों में से बिल्कुल नहीं हो। रुको, अब तो मैं सीधे पापा से ही बात करूंगी, क्योंकि आप मेरे साथ इस तरह से जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती माँ। तेरे पापा को ही ना, जा। नहीं तो एक काम कर, उनके पापा को भी बुला ला। लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं तेरे नखरे सहन नहीं करने वाली, और ना ही तेरे पापा को करने दूंगी। क्योंकि अब बस बहुत हो गया तेरा नाटक। जरा अपनी उम्र भी देख। सोनाली अब बुरी तरह फंस जाती है। अरे क्या बात है सोनाली, चल अब तेरा भी नंबर लग ही गया है शादी के लिए। कांग्रेट्स बहन। अरे क्या कांग्रेट्स यार, मेरे तो दिमाग का दही हो गया है। मुझे शादी नहीं करनी यार, मैं जैसी हूँ वैसी ही सही हूँ। अरे शादी होने के बाद पूरे ससुराल का टेंशन कौन झेलेगा? और तू भी तो यही कहती है ना कि शादी के बाद नया नया सब कुछ अच्छा ही होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, वैसे वैसे एक दूसरे की शक्ल से भी चिढ़ होने लगती है। हाँ यार, ये बात तो सच है। लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना है कि जैसे मेरे साथ हुआ है ठीक वैसे ही तेरे साथ भी हो। क्या पता तुझे कोई अच्छा पति मिल जाए और ऐसा ससुराल मिले जो तुझे बिल्कुल अपना दूसरा मायका ही लगे। नहीं यार झिलमिल, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ, मैंने सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ ली है। शादी के कुछ ही सालों बाद हर किसी की जिंदगी बिल्कुल किसी निचोड़े हुए नींबू की तरह हो जाती है, और ऐसी जिंदगी मुझे हरगिज नहीं जीनी बाबा। यार सोनाली, तू अगर इतना ही दिमाग अपने करियर में लगा देती तो आज शायद तू कुछ बन भी जाती। देख बहन, इतना दिमाग मत लगा। जो होगा अच्छा ही होगा। जरा भगवान पर भरोसा रख बहन। यू नो व्हाट चिलमिल, तू ना चली जा यहाँ से। उससे तो आज मुझे एकदम नानी और दादी वाली वाइब्स आ रही है। अरे लेकिन। अरे क्या लेकिन? तू मेरी हालत समझे बिना ही मुझे बड़े बुजुर्ग की तरह सलाह दे रही है। पहले तो बोलती थी कि शादी कर ही मत, और अब तू मुझे ये बोल रही है। अरे तेरे दिमाग पर दौरा पड़ गया है क्या? अरे पागल लड़की, वैसी कोई बात नहीं है। पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। अरे ये सब तो बस किताबी बातें हैं, लेकिन असलियत तो कुछ और ही होती है। ओह, तुझे समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। रहने दे, जो करना है कर ले, वरना तुझे समझाते समझाते कहीं मैं ही पागल ना हो जाऊं। फिर कुछ दिनों के बाद मेनका सोनाली के लिए एक सरकारी नौकरी वाले लड़के का रिश्ता लेकर आती है, और वो लड़के वाले सोनाली को देखने आते हैं। निर्मला जी, इंद्रेश जी, लीजिए ना, ये आम पन्ना है। इसे पीकर आपको राहत मिलेगी। जी बहन जी, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। सोनाली ने बनाया है क्या? अरे नहीं अंकल, ये तो माँ ने ही बनाया है, और ये खाना वगैरह बनाना मुझे तो नहीं आता। क्या? लेकिन आपने तो ये कहा था कि आपकी बेटी खाना भी बना लेती है। तो फिर मैं ये क्या सुन रही हूँ पुष्पा जी? अरे नहीं, वो दरअसल मेरी बेटी सोनाली है ही ऐसी। ये खुद की तारीफ खुद कभी नहीं करती, बड़ी शर्मीली सी है। अरे आपको पता नहीं है, लेकिन इस पर माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, इसीलिए मेरी बेटी बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। हाँ बहन जी, हमारी बेटी भले ही मॉडर्न दिखती हो, पर संस्कारों से भरपूर है। जी, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जिगर और आपकी सोनाली की जोड़ी एकदम अच्छी लगेगी। हाँ भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर बाद में
दोनों के माता पिता उन्हें अकेले में बात करने के लिए समय देते हैं। और तभी तो इससे पहले आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही क्या? जी नहीं, मैंने पहले से ही ठान लिया था कि मैं ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा और सीधे शादी ही करूंगा, क्योंकि मुझे तो बस अपने करियर पर ध्यान देना था। अरे वाह, आपकी सोच तो बड़ी अच्छी है। वैसे आपका कोई बॉयफ्रेंड रह चुका है क्या? यही सही मौका है। जितना खुद के बारे में बुरा बोल सकती है बोल दे, ताकि ये उल्लू का पट्टा मुझे मना करे। माँ ने तो बाहर मेरी तारीफों के पुल बांध लिए हैं, पर अब इसके सामने मैं अपने आप को सर से पांव तक बदनाम कर दूंगी। अरे क्या हुआ सोनाली जी, आप शांत क्यों बैठी हो? जी वो मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और एक के साथ तो मैंने शादी, हनीमून, बच्चे तक के सारे सपने देख लिए थे, लेकिन उसके साथ मेरा रिश्ता खत्म हो गया। गिन चुनकर लगभग 15 से 20 लड़कों के साथ चक्कर चालू था मेरा। क्या 15 से 20 लड़के? हाँ, लेकिन अब मैंने भी ठान लिया है कि अब मुझे शादी करके सेटल होना है। इसलिए आप जो भी हो, आप ही हो मेरे पति, मेरे परमेश्वर, सब कुछ। क्या बात है, सुनकर अच्छा लगा। जी, पुष्पा आंटी कह रही थी कि आपके हाथ का स्वाद कमाल का है और तब से मैं आपके हाथ का खाना खाने के लिए बहुत बेकरार हूँ। अरे बाबा, ये माँ भी ना, उन्होंने तो बस वो ऐवी ही कह दिया, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है। अरे खाना बनाना तो क्या, मुझे तो घर का कोई भी काम नहीं आता और मैं तो बस एक ही काम में माहिर हूँ, और वो है आराम फरमाना। क्या? हाँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, शादी के बाद मैं एक सर्वगुण संपन्न बहू बनने की पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा, चलिए मैं आपको मेरा कमरा दिखाती हूँ। वैसे सॉरी, हाँ, मेरे कमरे में काफी सारे हॉट हॉट हीरोज की फोटो लगी हुई है और कमरा भी काफी बिखरा हुआ है। वैसे आपको पता है, मुझे स्टाइलिश और छोटे कपड़े पहनना बहुत पसंद है। क्या? चलो अच्छा है, इसकी बोलती तो बंद पड़ रही है। बस ये रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाए, बस इतनी सी कृपा कर देना भगवान जी। वैसे कोई बात नहीं, आप बाहर से भले ही जैसी भी हो, लेकिन अंदर से आपका मन एकदम अच्छा है। आपके विचार भी कितने अच्छे हैं और आपने मुझसे कोई झूठ नहीं बोला, वरना आजकल की लड़कियां तो बहुत झूठ बोलती है, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और मुझे सारी सच्चाई बता दी और मुझे आपकी यही बात बहुत अच्छी लगी। जी, शुक्रिया। सोनाली अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो खुद को जिगर की नजरों में पूरा बना सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है, जिसके बाद वो अपना सर पकड़कर बैठती है। माँ पापा तो मानो मेरी शादी को लेकर पागल हो गए हैं। नहीं, मुझे उस लड़के के साथ शादी नहीं करनी। अरे वो तो दिखने में इतना अच्छा भी नहीं है, अलग से ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। अरे तो पागल है क्या सोनाली? तुझे एक सरकारी नौकरी वाला पति मिल रहा है और क्या चाहिए तुझे? अरे वो चाहे जो भी हो, ये तो सरकार का नौकर ही ना। अरे मुझे तो कोई ऐसा लड़का चाहिए जिसका खुद का अपना बिजनेस हो और वो एकदम अमीर हो, मेरे हाथ के नीचे 10 नौकर हो और मुझे घर का कोई काम करने की जरूरत भी ना पड़े। तू भी सोच, क्या लाइफ होगी मेरी। तू पागल हो गई है सोनाली, ज्यादा की चाह में जो मिल रहा है ना, उसे भी एक दिन खो बैठेगी तू। अरे नहीं चिलमिल, अगर मैं शादी करूंगी तो किसी अमीर हैंडसम बिजनेसमैन से ही करूंगी, वरना सलमान खान और रेखा जी की तरह मैं भी जिंदगी भर सिंगल रहने के लिए तैयार हूँ। ये भगवान, तेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब सोनाली जानबूझकर नखरे करने लगती है ताकि वो शादी टूट सके। क्या कहा? डिजाइनर लहंगा, वो भी 1.5 लाख रुपए का? हाँ आंटी, मुझे तो वही लहंगा चाहिए। हम तो जिंदगी भर कंजूसी ही करते रहते हैं, कम से कम शादी तो बड़ी करनी ही चाहिए ना। पर हाँ,
जिस मेहंदी आर्टिस्ट ने कैटरीना कैफ के हाथ में मेहंदी लगाई थी ना, मुझे भी अपने हाथों पर उसी आर्टिस्ट से अपनी मेहंदी करवानी है। प्लीज आंटी जी, वो भी अरेंज करा देना। मगर सोनाली, ठीक है बेटा, हो जाएगा। जो भी तुम चाहती हो ना, सब वैसा ही होगा। थैंक यू सो मच आंटी। तुम लोग तो बस देखते ही जाओ कि कैसे डिमांड पे डिमांड कर करके मैं तुम सबके नाक में दम कर दूंगी, जिसके बाद तुम सबको ना चाहकर भी ये रिश्ता तोड़ना ही पड़ेगा। फिर निर्मला और इंद्रेश सोनाली को भेंट स्वरूप 1.5 लाख का लहंगा दे देते हैं और साथ ही मेहंदी आर्टिस्ट भी सोनाली की ही पसंद की बुक कराते हैं। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ साथ सोनाली अपनी मांग पे मांग बढ़ाने ही लगती है। ये सब क्या है सोनाली? अरे तुझे लाज शर्म है या सब छोड़ के बैठ गई है तू? अरे अभी तक तेरी उस घर में शादी भी नहीं हुई है, तो फिर तू इतने हक के साथ अपने ससुराल वालों से इतना सब कैसे मांग सकती है? अरे दहेज लड़की वाले देते हैं, लेकिन यहाँ तो ये लड़की लड़के वालों से सब लूट रही है। अरे वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे बेटा? कुछ तो सोच इस बारे में। ओफो माँ पापा, अब इसमें सोचने वाली क्या बात है भला? और ये मेरा हक है तो मैं तो मांगूंगी ही ना। वैसे भी मुझे शादी बड़े पैमाने पर करनी है और आपको तो पता ही है ना कि मैं तो इसके पहले तैयार भी नहीं थी, और इतनी मिन्नतों के बाद जब मैं तैयार हो गई हूँ तो प्लीज अब आप मुझे अपनी मर्जी से करने दीजिए, वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। वही दूसरी तरफ, अरे माँ पापा, आप दोनों तो हर रोज पानी की तरह पैसे बर्बाद कर रहे हो और उस सोनाली की मांग तो बढ़ती ही जा रही है। शगुन के तौर पर जो जो देना था वो तो आपने दे दिया है, फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप दोनों शादी तक सारे पैसे खर्च कर दोगे। हाँ निर्मला, जिगर एकदम सही कह रहा है। अरे आप दोनों चुप रहिए। इतनी अच्छी बहू हमें कहाँ पर मिलेगी? माना कि उसमें थोड़ा बचपना भरा हुआ है, लेकिन उसे अच्छे से पता है कि कहाँ पर किस तरह से पेश आना चाहिए। लड़की बहुत ही सूझबूझ वाली है और इसीलिए मैं भी उसकी हर एक मांग बिना सोचे ही पूरी कर रही हूँ। फिर एक रोज, क्या? ये तुम क्या कह रही हो बेटा? इन वक्त पर हम डेस्टिनेशन वेडिंग कैसे अरेंज कर सकते हैं? माफी चाहती हूँ आंटी, लेकिन शादी तो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होती है ना, और मेरा तो हमेशा से यही सपना था कि एक दिन मेरी डेस्टिनेशन वेडिंग हो। इतने दिनों से तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे तो ये लगा था कि आप लोग शादी किसी अच्छी जगह पर कराने का प्लान बना रहे हो। लेकिन अब जब मुझे पता चला कि हमारी शादी तो घर के ही मंडप पे होने वाली है, तब तो मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। पर बेटा, पर वर कुछ नहीं आंटी, और प्लीज आंटी, मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग ही करनी है, वरना आप अपने बेटे के लिए कोई और बहू ढूंढ लीजिए। इस तरह से सोनाली जानबूझकर निर्मला को धर्म संकट में डाल देती है। फिर अगली सुबह, अरे सोनाली बेटा, निर्मला बहन जी का कॉल आया था। अरे वाह, पक्का ये कॉल रिश्ता तोड़ने के लिए ही आया होगा, क्योंकि कल जिस तरह से मैंने उनसे बात की थी उस हिसाब से तो वो ये रिश्ता पक्का तोड़ देगी। उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान स्वीकार कर लिया है और अब तो तुम दोनों की शादी एकदम धूमधाम से होगी, वो भी तेरी पसंद की जगह पर। क्या बात है सोनाली, तेरी यही चाहत थी ना कि तेरी शादी एकदम बड़ी हो। देख बेटा, ऊपर वाले ने तेरी सुन ली। हाँ पापा। इस तरह से अंत में सोनाली अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर जाती है और अब उसे ना चाहकर भी जिगर से शादी करनी ही पड़ती है।